वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है हाउ इंडियन कमांडर एंड हिज वॉरशिप रेस्क्यू थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस अब्रॉड, इंडियाज ब्रेवेस्ट। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली देखने वाली वीडियो है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर 2001 में 9/11 ना हुआ होता तो एक साल पहले 12 अक्टूबर के दिन हुई ये घटना आज भी लोगों को याद होती। अमेरिकन नेवी के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक 6000 टन का डिस्ट्रॉयर यूएसएस कोल तेल भरने के लिए यमन के एडन बंदरगाह पर खड़ा हुआ है। दोपहर हो चुकी थी और इस जहाज में सवार सेलर्स खाना खाने की तैयारियों में लगे हुए थे कि तभी एक छोटी सी बोट इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। कुछ होगा। यूएसएस कोल के पास पहुंचते ही इस नाव में सवार दोनों आदमी ऊपर देख कुछ बड़बड़ाने लगते हैं और फिर कुछ क्षणों बाद एक बहुत जोर का विस्फोट पूरे समुद्र को हिला देता है। बोट के साथ खुद को उड़ा देने वाले ये दोनों आदमी आतंकी थे और इनकी ये बोट 300 किलोग्राम विस्फोटकों से भरी हुई थी। इस हमले में 17 अमेरिकी फौजी मारे जाते हैं जबकि 37 घायल होते हैं। इस धमाके की तीव्रता इतनी भीषण थी कि इसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर की बॉडी में 40 फीट गहरा गड्ढा बना डाला था। अगर दो लोगों से लदी एक छोटी सी नाव दुनिया के सबसे शक्तिशाली वॉरशिप को पंगु बनाने के लिए काफी थी तो इसका मतलब ये था कि अंतरराष्ट्रीय पानी में ऑपरेट करने का गेम हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका था। 2000 यही सोचते हुए अरब की खाड़ी में मौजूद इंडियन नेवी का एक कमांडर अपने वॉरशिप को उसी बंदरगाह की तरफ घुमा रहा है जहां 15 साल पहले यूएसएस कोल के परखच्चे उड़ा दिए गए थे। ये वो समय है जब यमन में युद्ध छिड़ा हुआ है। सऊदी फाइटर विमान आसमान से आग बरसा रहे हैं और ऐसे में हजारों भारतीय नागरिक यमन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। लेकिन इंडियन नेवी का ये कमांडर और इसके 150 साथी यमन में फंसे एक भी भारतीय को पीछे नहीं छोड़ने वाले, चाहे इसके लिए इन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा ही क्यों न रहना पड़े। अपने देश के हजारों नागरिकों की जान बचाने के लिए इंडियन नेवी के ये वीर अपने प्राण दांव पर लगाने वाले थे। जिद पर अड़ चुके ये भारतीय नौसैनिक बार बार जलते नरक के मुंह में घुस के बाहर निकलने वाले थे। ये ऐसा करने वाले थे क्योंकि इनके लिए अब सवाल इनकी ड्यूटी का नहीं बल्कि देश के गौरव का बन चुका था। नमस्कार, जय मां भारती। मार्च 2015 ये वो समय था जब यमन के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। अनेकों हथियारबंद गुट सत्ता हथियाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और इस आग में घी डालने का काम करते हुए सऊदी अरब ने ताबड़तोड़ हवाई हमले करना भी शुरू कर दिया था। हालत कुछ ये हो चुकी थी कि यमन के आसमान में ड्रैगन्स की तरह मंडरा रहे सऊदी F-16 अपने मुंह से आग छोड़ रहे थे और नीचे जमीन पर चारों तरफ, खासतौर पर यमन के तटीय इलाकों में भीषण त्राही त्राही मची हुई थी। इसी दौरान इंडियन नेवी के कमांडर मिलिंद मोहन मोकाशी अरब की खाड़ी में अपने वॉरशिप को ले जिबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। अफ्रीका का एक बहुत ही छोटा सा देश जो यमन के बिल्कुल सामने है। दोनों देशों के बीच खारे पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। 150 नौसैनिकों से लैस इंडियन नेवी का डिस्ट्रॉयर अरब की खाड़ी में एक एंटी पायरेसी मिशन पर डिप्लॉयड था जब 26 मार्च 2015 के दिन कमांडर मोकाशी को खबर मिलती है कि यमन के ऊपर सऊदी ने आक्रमण कर दिया है। ये समाचार मिलते ही सबसे पहली चीज जो कमांडर मोकाशी के दिमाग में आती है वो थी यमन में फंसे हुए उनके देशवासी। वो जानते थे कि यमन में हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं और वहां फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए वो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है।
इंडियन नेवी का वॉरशिप आईएनएस सुमित्रा अरब की खाड़ी में कुछ भारतीय व्यापारी जहाजों का एस्कॉर्ट कर रहा है और इसके सीओ कमांडर मिलिंद मोहन मोकाशी के दिमाग में यूएसएस कोल की घटना उछाल मार रही है। अभी 20 दिन पहले ही कमांडर मोकाशी अपने 150 नौसैनिकों के साथ इंडियन नेवी के इस नए नवेले वॉरशिप को लेकर एडन की खाड़ी पहुंचे थे। उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक और लुटेरों से संक्रमित इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा सौंपा गया था। 29 मार्च 2015 के दिन कमांडर मोकाशी की कमांड में आईएनएस सुमित्रा जिबूती की तरफ बढ़ रहा था कि उन्हें तुरंत वापस घूम एडन बंदरगाह पर पहुंचने का आदेश दे दिया जाता है। वही बंदरगाह जहां 15 साल पहले 2 आतंकियों ने यूएसएस कोल को मलबे में तब्दील कर दिया था। इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिलते ही कमांडर मोकाशी का मन खुशी से भर जाता है और वो ये मैसेज सबसे पहले आईएनएस सुमित्रा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ शेयर करते हैं और फिर ये दोनों भारतीय नौसैनिक अपने जहाज के डेक से डूबते हुए सूरज को देखते देखते यमन में होने वाले रेस्क्यू मिशन की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। अगले 36 घंटों के दौरान आईएनएस सुमित्रा का क्रू बिल्कुल चुपचाप लेकिन पूरे जी जान से इस ऑपरेशन के लिए अपने वॉरशिप को तैयार करना शुरू कर देता है। लेकिन ये तैयारी ही सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली थी। असल में आईएनएस सुमित्रा एक ब्रांड न्यू शिप था जिसे अभी केवल 6 महीने पहले ही इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। बहुमुखी गुणों के धनी इस फुर्तीले वॉरशिप को हर प्रकार के समुद्री वातावरण में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था। एडन की खाड़ी के लिए निकलने से पहले कमांडर मोकाशी ने आईएनएस सुमित्रा को एंटी पायरेसी मिशन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया था, लेकिन अब उनके ऑर्डर्स पूरी तरह बदल चुके थे। अब उन्हें अपने इस जहाज के साथ साथ अपने क्रू को भी एक बिल्कुल ही अलग मिशन के लिए तैयार करना था और इसके लिए उनके पास केवल कुछ ही घंटे थे। आईएनएस सुमित्रा पर मौजूद हर आदमी 31 मार्च 2015 की रात जागते हुए बिताता है और अगले कुछ घंटों तक ये 150 नौसैनिक आगे आने वाली हर संभव चुनौती का सामना करने की तैयारियों में लगे रहते हैं। उनका ये जहाज जिसे 150 हाईली ट्रेन्ड सेलर्स को कैरी करने के लिए बनाया गया था, अब उसमें सैकड़ों सिविलियंस की बाढ़ आने वाली थी। ऐसे सिविलियंस जिनमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बूढ़े, औरतें और बच्चे भी शामिल होने वाले थे। इसके ऊपर जहाज में जगह के साथ साथ राशन भी बहुत ही सीमित मात्रा में था। इसका मतलब ये था कि अगले कुछ दिनों तक इस जहाज पर मौजूद नौसैनिकों को भूखे पेट सोना था। इनको भूखे पेट सोना था क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि यमन से रेस्क्यू किए गए इनके देशवासी भूखे पेट सोएं। आईएनएस सुमित्रा पर मौजूद हर नौसैनिक को यूएसएस कोल के बारे में पता था। उनको पता था कि वो उसी बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे हैं जहां 15 साल पहले अमेरिकी वॉरशिप के ऊपर घात लगा के हमला किया गया था। कमांडर मोकाशी आईएनएस सुमित्रा पर मौजूद 8 मार्कोस की एक टीम को अपने हथियारों और बोट के साथ तैयार होने का आदेश दे देते हैं। एंटी टेरर ऑपरेशंस में ट्रेंड इस मार्कोस टीम को जहाज के चारों तरफ के एरिया को सैनिटाइज करके सिक्योरिटी की एक अभेद्य लेयर बनानी थी। इसके अलावा हथियारबंद नौसैनिकों की एक टीम को भी हर प्रकार की जमीनी मुठभेड़ के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया जाता है। अपने सबसे पहले मानवीय मिशन पे जा रहा इंडियन नेवी का केवल 6 महीने पुराना ये वॉरशिप रणभूमि में कदम रख चुका था। मार्च की दोपहर होते होते आईएनएस सुमित्रा की दूरबीन पर एडन बंदरगाह का दृश्य उभरने लगता है। बंदरगाह 50 किलोमीटर की दूरी पर था और कमांडर मोकाशी समेत उनके क्रू के कानों में युद्ध की पहली आवाजें पड़ना शुरू हो चुकी थीं। आसमान से गिरते गोलों की धड़ाम और धमाकों से उफान मारते पानी के बीच आईएनएस सुमित्रा एडन बंदरगाह की तरफ बढ़ता रहता है, जो धुएं की एक विशालकाय चादर में लिपट चुका था। एडन बंदरगाह से 22 किलोमीटर दूर पहुंचते ही आईएनएस सुमित्रा रुक जाता है। इस पोर्ट को सामान्य ऑपरेशंस के लिए बंद किया जा चुका था। सऊदी अरब इसके एयर स्पेस को कंट्रोल कर रहा था और आसमान में मंडराते उसके फाइटर जेट्स रुक रुक कर गोले बरसा रहे थे।
कमांडर मोकाशी जानते थे कि बिना सऊदी की अनुमति के और आगे बढ़ना उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। अपनी बाइनोकुलर से उस समय के दुनिया के सबसे खतरनाक बंदरगाह को देखते हुए कमांडर मोकाशी सऊदी से अनुमति मिलने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन सऊदी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आता। इसके ऊपर ना ही ग्राउंड पर मदद करने वाली कोई आंखें थी और ना ही वास्तविक सिचुएशन के ऊपर कोई इंटेलिजेंस। ऐसे में और कोई रास्ता ना दे कमांडर मोकाशी सपोर्ट के लिए अपने हेडक्वार्टर्स को मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आवश्यक जानकारी देने का काम इस देश में रहने वाले डिप्लोमेट्स के जिम्मे होता है, लेकिन यमन में मौजूद सभी भारतीय डिप्लोमेट्स देश की राजधानी सना में थे, जो इस बंदरगाह से लगभग 400 किलोमीटर दूर थी। इसको भाग्य ही कहा जा सकता है कि ऐसे विकट समय में भी एडन के अंदर भारतीय मूल का एक स्कूल प्रिंसिपल रह रहा था और इसने भारत सरकार से ऑनररी कौंसल का पद भी स्वीकार किया हुआ था। कमांडर मोकाशी तुरंत इस प्रिंसिपल का नंबर डायल कर ईश्वर से कॉल कनेक्ट होने की प्रार्थना करने लगते हैं। हो जाएगा। 2-3 बार ट्राई करने पर कॉल कनेक्ट हो जाती है और कुछ घंटियां जाने के बाद वो प्रिंसिपल फोन उठा लेता है। अब तो सारा काम फटाफट हो जाएगा। यही सोचते हुए कमांडर मोकाशी एडन में मौजूद इस प्रिंसिपल से कहते हैं कि वो अपने क्रू को पोर्ट की तरफ फाइनल अप्रोच करने का आदेश दे रहे हैं, लेकिन फोन की दूसरी तरफ मौजूद ये भारतीय इतना ज्यादा आशावादी नहीं था। तनाव भरी आवाज में वो कमांडर मोकाशी से कहता है, कमांडर 5:30 बजे के बाद कुछ भी करना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि दिन छिपने के बाद बोट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्या अंधेरे में दिख 4 जाए? बज चुके थे और अभी तक सऊदी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया था। हमें पोर्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, उनका ऑर्डर जब आएगा तब आएगा। ये सोचते हुए कमांडर मोकाशी अपने दिमाग में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने लगते हैं। आईएनएस सुमित्रा के डेक पर खड़ा उनका क्रू अपने ऊपर आसमान को सुनहरा होते हुए देखने लगता है और कुछ ही मिनटों के अंदर ये सुनहरापन अंधेरे में बदल जाता है। पहले से ही अत्यंत खतरनाक रेस्क्यू मिशन अब कई हजार गुना और खतरनाक हो चुका था। रात हो चुकी थी और अभी तक सऊदी अरब ने कमांडर मोकाशी को पोर्ट की तरफ बढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। अब और इंतजार नहीं कर सकते, जो होगा सो देखा जाएगा। मनी मन ये कहते हुए कमांडर मोकाशी अपनी मार्कोस टीम को पोर्ट की तरफ बढ़ने का आदेश दे देते हैं। अपनी अपनी असॉल्ट राइफल्स और साइड आर्म्स को चेक करने के बाद ये 8 मरीन कमांडोज एक वैनगार्ड बोट को पानी में उतारते हैं और फिर उसमें सवार हो इस प्राचीन बंदरगाह की तरफ बढ़ने लगते हैं। भारतीय मार्कोस की टीम आईएनएस सुमित्रा की तरफ बढ़ने की कोशिश करने वाली किसी भी बोट पर नजर रखते हुए बिना कोई आवाज किए आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये मरीन कमांडोज जानते थे कि इस इलाके में आतंकी संगठनों की कोई कमी नहीं है और ये आतंकी एक विदेशी जहाज के ऊपर हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। अपनी सांसें रोके बोट में सवार ये 8 मार्कोस थोड़ी देर बाद पोर्ट पर पहुंच जाते हैं और फिर अत्यंत सावधानी से अपनी बोट को डॉक करने के बाद एक एक करके नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। पोर्ट के चारों तरफ अच्छे से नजर फिराने के बाद मार्कोस का टीम लीडर कमांडर मोकाशी को मैसेज करके कहता है, सर अभी तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन अगले क्षण कुछ भी हो सकता है और वो क्या होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमें जो भी करना है वो बहुत ही जल्दी और बिल्कुल चुपचाप करना होगा। मार्कोस के टीम लीडर से सिग्नल मिलते ही कमांडर मोकाशी अपने एक्सो को पोर्ट की तरफ बढ़ने का आदेश दे देते हैं। लगभग सुनसान पड़ चुका एडन शहर गोलियों और धमाकों के शोर से गूंज रहा था। इस शोर के बीच कमांडर मोकाशी इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर से भेजे गए मैप्स को डाउनलोड करते हुए अपने क्रू को हाई अलर्ट मोड में रहने का आदेश दे देते हैं। शिप जा रही है वहां। जैसे ही आईएनएस सुमित्रा एडन के तट से 6 किलोमीटर दूर पहुंचता है, कमांडर मोकाशी को ग्राउंड पर मौजूद अपनी मार्कोस टीम से एक और मैसेज मिलता है। इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज ने पोर्ट पर कई भारतीय नागरिकों को ढूंढ निकाला था। बहुत ज्यादा सहमे हुए ये भारतीय नागरिक अपनी जान बचाने के लिए कंटेनर्स के अंदर छिपे हुए थे। ये मैसेज मिलते ही कमांडर मोकाशी का चेहरा खुशी से खिल जाता है, लेकिन जैसे ही मार्कोस टीम उनको दूसरा मैसेज देती है तो उनकी खुशी चिंता में बदल जाती है। अपनी जान बचाने के लिए पोर्ट पर छिपे इन भारतीयों की संख्या 350 के आसपास थी, एक संख्या जो आईएनएस सुमित्रा की क्षमता और क्रू की तैयारियों के हिसाब से कहीं ज्यादा थी।
ठीक 7:45 पर INS सुमित्रा पोर्ट ऑफ एडन पर डॉक करना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, सच में ब्रेवरी टू द टॉपेस्ट लेवल की ये बता रहे हैं जो हुआ है। और ओ माय गॉश, अभी से इतना वो टेंस्ड मोमेंट हो गया है कि मन नहीं कर रहा था रोकने का, मन था कि भाई देखते जाओ, पर अब बाकी देखेंगे सेकेंड पार्ट में। पर जिस तरह से हिम्मत की है और जिस तरह से वो जा रहे हैं, और अमेजिंग था कि उन्होंने ढूंढ निकाला। मैं तो उस बात पे भी हैरान हूं कि कैसे पता चला होगा कि कहां पे वो है, किस कंटेनर में छुपे हुए हैं। ये सब पता करना कमाल की बात है। और अब मेन प्रॉब्लम ये आ गई है कि इतने सारे हैं वो कि वो उस शिप के अंदर, पता नहीं अब शिप वो अकोमोडेट नहीं कर पाएगी, तो अब वो कैसे उसको करेंगे सॉल्व सोल्यूशन को। तो अब देखेंगे नेक्स्ट में कि कैसे उन्होंने ये सॉल्व किया। पर देख लो कि उन्होंने वेट नहीं की, पहले वेट कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया बोलेगा यस आ जाओ, तो कोई जवाब ही नहीं आया। कितनी हैरानी की बात है। और आए हैं वो सिर्फ कि हम अपने इंडियंस को सेफली वापस लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए भी उन्होंने यस नहीं बोला। पर ये पीछे नहीं हटे, वो फिर भी उन्होंने यही सोचा, डिसाइड किया कि चाहे उनसे यस आए या नो आए, उसकी वेट नहीं करनी है, अब हमने बचाना तो है ही, तो अब हम निकलते हैं। और उन्होंने अपना वहां पे पहुंच गए हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि एग्जैक्टली कैसे वो उनको लेके आते हैं और कैसे अकोमोडेट करेंगे शिप में इतने सारे इंडियंस को। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था। इसमें पॉइंट वही बात मेरे को भी आ रही थी कि ठीक है, सऊदी अरेबिया और यमन की फाइटिंग हो रही है, वॉर शुरू हो गई है, और सभी को पता है कि सऊदी अरेबिया ज्यादा स्ट्रॉन्गर था और यमन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सऊदी अरेबिया को इंडिया को ओके कर देना चाहिए कि भाई अगर आप चाहते हैं अपने लोगों को लेके आना तो आप लेके आ जाइए, मगर सऊदी अरेबिया रिस्पॉन्ड में देर करता है, वो मुझे पता नहीं क्यों। जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर कंट्री है, जो यमन पे अटैक कर रही है, उसको तो आराम से ओके कर देना चाहिए, बट नहीं करते। और ये अच्छी बात थी कि यहाँ पे ब्रेवरी देखिए, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हुआ था कि पहले जाएंगे लोग, वो फाइंड करेंगे हमारे लोग का है, और इसमें कोई स्पाई नेटवर्क हमारा रॉ भी इन्वॉल्व होगा कि वहां पे लोगों को खबर हो गई होगी कि हमारे शिप आ रहे हैं, तुम्हें प्रोटेक्शन करने के लिए रेडी रहो। और हो सकता है वो जहां पर भी हो वो सब वहां डॉक तक आ गए हों और कंटेनरों में छुपे हों, राइट। अदरवाइज ऐसा तो है नहीं कि जाएंगे अब घरों घरों में जाके ढूंढेंगे हाँ भी तुम कहां हो, नहीं। तो ऑफकोर्स कोई हमारी स्पाई एजेंसी ने बता दिया होगा कि हमारा आ रहा है जहाज, तुम रेडी रहो, वहीं पर ही पोर्ट पे रहो, आसपास रहो, इसलिए वो छुपे होंगे कंटेनरों में और उनके पास कोई मैकेनिज्म होगा इन्फॉर्म करने का हमारी टीम को यहाँ पे है। तभी जल्दी से गई, उनको पता चल गया अच्छा हमारे लोग यहाँ पे हैं और फिर जो है अब आएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा मिसकम्युनिकेशन है क्योंकि अब ज्यादा लोग हैं और शिप में इतनी जगह नहीं है, तो मुझे पता नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि शिप में जो है कुछ कार्गो अगर एक्स्ट्रा हो फेंक देते हैं, कोई एडिशनल बोट्स होती है लाइफ से उनको फेंक देते, तो कई बार जो होते हैं शिप्स अपना कार्गो, ये अब पता नहीं इस केस में है नहीं, मैं कई बार अपने को लाइट करने के लिए कार्गो वगैरह फेंक देते हैं जिससे लोग ऊपर आ सके, तो देखेंगे क्या होता है। मगर अमेजिंग बात है कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया और मेरे को उस वक्त इतनी हेडलाइंस नजर नहीं आई थी इतने डिटेल में कि 2015 में हुआ है, ऐसे नहीं कि मतलब पुराना हो, इतनी कोई ज्यादा कवरेज नहीं थी। इनफैक्ट ऐसी चीजों पे तो मूवीज भी अब तक आ जाती हैं, तो वो भी नहीं आई थी। तो वेरी हाउ काफी अच्छा लग रहा है वीडियो, वेरी नाइस। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कमाल का दिखा रहे हैं कि कितनी ब्रेवरी है। और मुझे तो वो सुन के भी बहुत वो हुआ, मतलब प्राउड भी फील हो रहा था और लग रहा था वाह, जब उन्होंने ये बताया कि उनको पता था कि लोगों ने आने और हमारे पास खाने की सप्लाई नहीं है, तो वो भूखे रहे हैं कि लोगों के आने के लिए, उनके खाने के लिए। कमाल है। तो फ्रेंड्स चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।